पाओगे? मैम बोल तो लेंगे बट फिर तभी पूछ रही हूँ मैं, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे बोल पाओगी? तो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस इज अ गुड टॉपिक, क्योंकि उस पे लोग जल्दी बोलते नहीं है, तो वो एक मैम अच्छा वही टॉपिक। ना, बोलते नहीं है ना। और मैम फिर मैं मतलब बोलूंगी तो फिर और टीचर्स वगैरह भी होते हैं तो फिर ऑब्जेक्शन वगैरह ना, तो पूछ रही मैं। देखो वैसे टेक्निकली ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए, दैट इज द होल पॉइंट मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस का, कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो वो मुंह बनाते हैं। तो हम उन्हें अवेयर कर लें कि मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, सबको होते हैं पीरियड्स मैम में, ना अवेयर करें तब भी मुंह बनाएंगे, करेंगे है तब भी ना? बनाएंगे। हाँ, तो अवेयरनेस अगर कर सकती हो फिर उसके लिए बोल्डली जाना पड़ता है कि आप अपना पॉइंट रख रहे हो कि हाँ ये अवेयरनेस है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, जो मैंने बोल दिया किसी ने सुन लिया तो गलत हो गया। तो अगर इतना बोल्डली पॉइंट रख सकती हो तो मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे कर लो। अगर इतना बोल्डली पॉइंट नहीं रख सकती हो तो फिर किसी तरीके की और सिचुएशन पे कर सकती हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर बोल सकती हो, ड्रग अब्यूज के ऊपर बोल सकती हो कि ड्रग्स करना क्यों नुकसानदायक है, कि उसका क्या लॉस है यूथ को, आप यूथ से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ड्रग का ज्यादा अब्यूज जो है वो टीनेजर्स से 25 ईयर्स तक के ज्यादा लोग करते हैं। तो ड्रग अब्यूज के ऊपर आप एक बोल सकते हो फैक्ट, कि कैसे एक स्कूल के चिल्ड्रन किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं अनइंटेंशनली, कि अवेयरनेस कितनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा, एक सेकंड शगुन, कि कोई बच्चा ड्रग्स के चक्कर में चला गया है, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो उसका एडिक्ट हो गया है। पर अगर हम उसके सिम्टम्स देख लेते, हम नोटिस कर लेते थे कि वो बच्चा अलग अलग रहने लगा था, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका हो जाता है। तो अगर हम नोटिस कर लेते तो उसको हेल्प हो सकती थी। तो ड्रग अवेयरनेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इस तरीके की कंडीशन से जा रहा है तो हम उसे बचा सके। तो ड्रग अवेयरनेस पे बोल सकती हो, क्योंकि इस तरीके की चीजों में स्पीच होती है, तो कुछ अवेयर करोगे तो ज्यादा यू नो। मैंने दोनों लिख लूंगी ना। और फिर टीचर्स से मतलब हाउस वाइज कंपटीशन है तो अपने हाउस के इंचार्ज से पूछ लूंगी कि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाला ठीक है तो फिर वही बोलूंगी। जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो उसका देना, है ना? कॉन्फिडेंस तो दोनों में ही है बट फिर टीचर्स कई बार ऐसे बोलते हैं ना, फिर तो होता है। हाँ ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करना, तो ऐसे बना सकते हो। ओके, हाँ सबके क्विज है क्या? भाई हो गए? मैम मैम हमारा हमारे साइंस था, हमारे स्कूल में तो हो भी गया। अच्छा मैम, हमारे स्कूल में तो साइंस कंपटीशन कल भी गया। अच्छा मैम, हमारे ब्लॉक का क्विज कंपटीशन है मैम, क्वेश्चन कहाँ से पढ़ो? कौन से सब्जेक्ट का है? मैम पूरी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैम कब जो है? अभी टॉपिक चल रहे हैं ना उनसे ही होता है, उनसे ही हो रहे 27 क्विज। कब है? 27 को हमारे। तेरा तो अभी थोड़ा टाइम है बेटा, वही तो तेरा 12th एनसीईआरटी है वही आ रहा है। बायो एनसीईआरटी रिवाइज कर दिए, ये इससे ज्यादा क्या पूछेंगे? नहीं तो वो पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्विज मतलब एमसीक्यू फॉर्म में है। नो मैम, मैम से मतलब क्वेश्चन पूछेगा और हमें आंसर करना है। तो जर्नली तो वैसे नीट वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं मेडिकल के लिए, तो अगर वो भी लगा रही होगी साथ साथ से तो तेरे से हो जाएगा। रिवाइज कर लियो बस, ये जो तूने मैम, पढ़ा है ना उसी को रिवाइज कियो, नई चीजें मत पढ़ियो। कोई इसमें ये बस मैम, है कि अभी रिसेंट जैसे इसरो का है वो पढ़ के जाना, ये मैम। ठीक है? वो सारा पढ़ के जाना कि इसरो ने कब कब क्या भेजा है, तुम्हारे काम आएगा वो क्विज में। ओके, और G20 पढ़ के जाइयो। ओके जी, हाँ जी। ओके ओके चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज, मैम आप बोला था कि कल मैं याद करवाना अल्ट्रुइज्म के एग्जांपल समझाने को। हाँ तान्या, मेरे को लास्ट में क्लास के बोल देना, ठीक है? यो मैम। अरे ये कहाँ है? देखो, हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, राइट? ये मैम। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम उसको एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है? उसका एक अभी तक माइंड मैप बनाएंगे कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद हमारा इसका लास्ट चैप्टर कौन सा है इको वाले यूनिट का? एनवायरमेंटल इश्यूज। आपकी एनसीईआरटी में है, न्यू वाली एनसीईआरटी में ये मैम। है? ओके, तो एनवायरमेंटल इश्यूज का लास्ट चैप्टर है, ठीक है? अब ये चैप्टर ना बहुत जनरल बातें करता है जो आपको ऑलरेडी पता है, राइट? उसमें मेरा कुछ नया बताने वाला नहीं, आपको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें। तो मैं आपको एक तरह से रिकॉल करवा रही हूँ, ठीक है? कि आपने सब पढ़ा था, अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है वो देखना है। तो एनवायरमेंटल इशू इज अ टाइनी चैप्टर, छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा नहीं है इन द सेंस कि आपने पढ़ रखा है, बट एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी की ना यूनिट से क्वेश्चन हम मानते हैं कि एक पूरी यूनिट से क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग वही मैंने आपको बताया है, 30 to 40 मार्क्स का पेपर इससे आ जाता है, ठीक है? तो एनवायरमेंटल इशू भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है इससे एक दो क्वेश्चन आ जाए, राइट? बाई चांस हो सकता है कोई क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हम
इकोलॉजी की पूरी यूनिट लेके चलेंगे कि इससे भी हमें 30 to 40 मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो आज हम जो करेंगे वो इन्वायरमेंटल इशू है, पर इसको थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये हो जाता है बहुत जल्दी बोरिंग। कब से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कितनी बार पढ़ेंगे। तो हम कैसे करेंगे इसको, हम क्वेश्चन के साथ करेंगे इसे। पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, तुम तुक्का मार सकते हो, तुमको जो सही लगता है तुम्हारी पुरानी नॉलेज के बेस पे, फिर उसके बाद हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ करेंगे, पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन फिर थ्योरी, राइट। और एनसीईआरटी नो डाउट साथ में हम उसको एक बार देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन और थ्योरी को एक साथ चलाएंगे, ओके। यो मैम। तो आज हमारे इन्वायरमेंटल इशू रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि पीवाईक्यू बेस्ड करके हम चैप्टर की कवरेज करेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ओके। तो बीच बीच में अलग अलग टॉपिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कितने टॉपिक क्लास में कवर हो रहे हैं, दैट डिपेंड्स कि आपको प्रीवियस कितना आता है ना। अगर कोई टॉपिक लगेगा कि तुमको बिल्कुल ही भूल गया, तुमको बिल्कुल भूल गया एसिड रेन क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना है, स्टार्टिंग से कर लेंगे। अगर बेस याद है तो थोड़ा ऊपर कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज ऐसे चलेगा कि पीवाईक्यू लगाएंगे, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी। इस यूनिट में चाहे कुछ भी हो, एनसीईआरटी नहीं। तो आज डेट क्या है हमारी? 15। कितने डेज बचे हैं खत्म होने में सितंबर? यो मैम। कितने डेज बचे हैं? यो क्या कर रही है? 15, लगभग 15 बचे, राइट। सो आई विल बी लाइक, मैं 30 से नहीं होंगी, 30 को मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगी। उसके बाद तो आपको छुट्टी है संडे मंडे, 1 और 2 तारीख को, एक को संडे है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, राइट। तो 1, 2 तारीख को आपकी छुट्टी होगी, फिर उसके बाद आपका 5 डेज की क्लास होगी, टोटल 4 डेज की क्लास होगी। तो टोटल 5 डेज की क्लास मैं आपकी नहीं लूंगी, ओके। यो मैम। यो मैम। वी आर ट्राइंग कि बाकी के दिनों में हम लोग इसको खत्म कर जाए, इस इकोलॉजी के पार्ट को फिनिश करके जाओ, राइट। इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास हो। और टीचर लेगा फिर हमारी क्लास? बेटा अभी कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं लेंगे, क्योंकि दूसरे टीचर्स के पास भी क्लासेस है। तो अगर वो उनके अवेलेबिलिटी होगी तो कोई और ले लेगा क्लास, अदरवाइज आपकी फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स ही लेंगे। यो मैम। वो अपनी क्लास एक्सटेंड कर लेंगे, तो आपका सिलेबस भी थोड़ा आगे आ जाएगा, अभी थोड़ा पीछे चल रहा है ना, यो मैम। तो थोड़ा सा भी आप सिलेबस भी पिकअप कर लोगे फ्लो में, राइट। हाँ बोलो बेटा, बोलो नीलम। नहीं नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो रोड मैप बना लेते हैं ऑफ चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। खोला आपने नोट्स अपने? यो मैम। आई गिव यू 3 मिनट, फटाफट से हेडिंग देख लो क्या पड़ी थी। 2 मिनट दे रही हूँ, हेडिंग देख लो क्या पड़ी थी आपको। तब से चल रही है ये। मैम चैप्टर क्या था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हेडिंग देखो क्या पड़ी थी आपने, फटाफट अपने नोट से। यो मैम। क्योंकि अकेले नहीं बनाऊंगी, साथ में बनाएंगे, फटाफट। यू हैव 2 मिनट्स, क्विकली हेडिंग्स देखो क्या पड़ी थी, उसके अंदर क्या एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, फटाफट से। ये तो फाइनल देखते हैं कि पेपर से पहले वैसे वाला। लास्ट 30 seconds लेफ्ट।
ओके स्टॉप। चलो, तो चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? बोलो भाई। What is ecology? व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मैम father of ecology के बारे में पढ़ा था। रेज योर हैंड। हाँ बेटा। प्रिया नहीं, किसने बोला करा हैंड? पायल, बोलो पायल। मैम फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोलॉजी कितने फैक्टर्स में डिवाइडेड है, किससे मिलके बनी है? एक बायोटिक और एक एबायोटिक फैक्टर्स, है ना? यो मैम। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने नेहा? मैम इसके बाद हमने वो जियोग्राफिक एरिया के बारे में पढ़ा था। ज्योग्राफिक एरिया के बारे में पढ़ा था हमने, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने वो मैप पढ़ लिया था, है ना, बायोम का। फिर उसके बाद हमने एबायोटिक फैक्टर्स के आगे डिवीजन करी थी, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर पढ़े थे। कौन कौन से डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर थे दीक्षा? टेम्परेचर और वाटर लाइट सॉइल। हमने पढ़ा था टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। इसके साथ हमने दो टर्म पढ़ी थी, स्टीनो एंड यूरी। क्या मतलब था इसका विशाल? स्टीनोथर्मल मींस एंड यूरीथर्मल मींस? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हमारी अच्छा पायल, स्टीनोथर्मल सिग्नल प्रॉब्लम होगी। मैम स्टीनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी सर्टेन रेंज में टेम्परेचर को टॉलरेट कर What do you सकते mean हैं। by certain? Big or small? Narrow or wide? नैरो। Narrow. And यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। वेरी यस गुड, मैम। शाबाश। ऑलराइट, तो ये हमने कुछ फैक्टर पढ़े थे। इसके बाद हम लोग आगे गए थे, और आगे जाके हमने क्या पढ़ा था? बोलो। मैम बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे। बायोटिक फैक्टर्स में क्या पढ़ा था बेटा? मैम उसमें मतलब उसको डिवाइड किया गया था। किसमें? मैम एक रेगुलेटर्स थे और एक कन्फॉर्मर्स थे और एक माइग्रेट और सस्पेंड। तो हमने बायोटिक फैक्टर्स नहीं पढ़े थे, हमने पढ़ा था हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप अप विद एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर के साथ कैसे एडजस्टमेंट होती थी, ये फीचर्स पढ़े थे, राइट। तो एबायोटिक फैक्टर्स के तहत एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहता है, वो डिफरेंट टाइप के मेथड यूज कर लेता है, ठीक है। सो उसने कहा था कि अगर एबायोटिक कंडीशन टेम्परेरी या परमानेंट के बेसिस पे, तो देखो अगर तो टेम्परेरीली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, अगर परमानेंटली इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, तो तीन तरीके के एनिमल्स आपको मिलते थे। एक थे जो अपना बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन कर सकते थे, क्या बुलाते थे हम प्रीति उसने? वार्म ब्लडेड का नाम क्या था इस चैप्टर में? मैम रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स। जो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते थे उनको हम बोलते थे कन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स। और जो पार्शली रेगुलेटर होते थे वो उनको, सॉरी मैंने खुद ही बोल दी, सॉरी। यस। पार्शियल रेगुलेटर्स, गुड। अब हम कह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन परमानेंटली नहीं पर टेम्परेरीली चेंज होती है, फिर नॉर्मल हो जाती है, तो जब टेम्परेरी चेंज होती है तो एनिमल कौन सी अडेप्टेशन ले लेता है? दो अडेप्टेशन थी मैम माइग्रेट और सस्पेंड। हाँ वेरी गुड, किसने बोला ये? मैम तमन्ना। और तमन्ना, माइग्रेट या फिर सस्पेंड हो जाएगा, है ना। सस्पेंड का एक एग्जांपल बताओ। बैक्टीरिया। गुड गुड, राइट। उसके बाद हम लोग गए थे सीधा इंटरेक्शंस के पास, है ना। हमने जंप इंटरेक्शंस पे किया था, राइट। तो इंटरेक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इंटरेक्शंस हमने कितने टाइप की इंटरेक्शंस करी थी? अगर दोनों को फायदा हो रहा है इंटरेक्टिंग स्पीशीज को, तो उसे क्या बुलाते हैं? म्यूचुअलिज्म। अगर एक को फायदा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अमेंजलिज्म। अमेंजलिज्म नहीं है, कोमेंजलिज्म है।
राइट। अगर एक को फायदा है और दूसरे को नुकसान है तो Relation और पैरासिटिज्म। रिलेशन एंड प्लस पैरासिटिज्म। गुड। और अगर एक को नुकसान है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो अमेंसिलिज्म। गुड, अमेंसिलिज्म। और अगर दोनों को नुकसान है तो कंपटीशन। कॉम्पिटिशन। वेरी गुड। उसके बाद हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, उसको खोल देते हैं, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो कितना सारा तुमने पढ़ लिया है, पता भी नहीं चला है ना। देखो पॉपुलेशन के आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स को कि हमने खोल खोल के पढ़ा ना, इधर से उधर जंप मार के, इसलिए पता नहीं चला। अगर मैं तुम्हें सीक्वेंस से बताती ना तो जब तक इंटरेक्शन आती तब तक हिम्मत जवाब दे जाती है। तो अब हमने उड़ उड़ के पढ़ लिया इसलिए पता नहीं चलता। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हमने पढ़े थे एज पिरामिड्स, याद है आपको? 3 टाइम के नाम बताना जरा। एक्सपेंडिंग, रेज योर हैंड। हाँ इतने सारे। जगदीश। मैम एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन। डिक्लाइन। गुड। एज पिरामिड्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। मैम पॉपुलेशन डेंसिटी का जो सिंबल है नीता, दैट इज कैपिटल एन। तो फॉर्मूला क्या था? प्रीति फॉर्मूला क्या था बेटा? N is dn by dt is equal to rn. पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रही थी मैं, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात नहीं कर रही हूँ। N is equal to b plus I minus d plus e. b प्लस आई माइनस डी प्लस p. इतना ही था ये फॉर्मूला? No ma'am. क्या मिस करा इसने? N t minus plus 1. सारे चुप कर जाओ भाई, हाथ खड़े कर लो। हाँ जी पायल। मैम nt plus 1 is equal to nt plus b plus e minus d plus e. दिस वन सही है मैम ठीक है ना बेटा? फॉर्मूला ध्यान से देख लियो, ओके? गलत हो जाता है ये। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ग्रोथ मॉडल्स, कल यही पढ़े थे ग्रोथ मॉडल्स, लास्ट टॉपिक। मैम nt b plus i नहीं होना, nt plus b plus i, b प्लस nt plus हाँ प्लस ये वाला। यस मैम। ठीक है सॉरी, मेरे को सुना है टी आई क्या था। ओके ग्रोथ मॉडल्स पढ़े हमने। 2 तरीके के ग्रोथ मॉडल्स है ना। एक तो था जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाला था, क्या नाम था उसका? नीता आवाज नहीं आ रही है तेरी। नीलम। मैम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल वाला था और एक था हमारे पास लॉजिस्टिक। ठीक है, ये 4-5 बच्चों ने हाथ किया, बाकी बच्चों को समझ नहीं आया क्या? अंकिता, आंचल, पूजा हाथ खड़े करने बंद क्यों कर दिया? पहले तो अच्छे जवाब देती थी। अर्चना, अनुपमा, क्या बात होगी? आरुषि नो आंसर। आरुषि गाल्टा का कोई आंसर नहीं आ रहा है, जेता का कोई आंसर नहीं आ रहा, आशिया चुप है, भूमि तुमने बोलना छोड़ दिया, गुंजन, हर्षे कोई आंसर नहीं, लिनिका नो आंसर, ईशा, इशिता, जगदीश, करुणा, किंजल आंसर नहीं दे रही। मैम मैंने आंसर दिया था। बेटा हाथ नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे, हाथ खड़ा नहीं है। रैंडमली बोल रहे हो तो वो सुनाई नहीं देता ना मुझे, कैसे सुनेगा? इतने सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, सोचो। मैंने हाथ करके खड़ा करके बोला था। अच्छा ठीक है, एक ने दिया था। बाकी विशाली, तान्या, स्वाति चौहान, सुनिधि, सोनम, स्नेहा, श्रुति, शिवांशी, शालिनी, शगुन, साक्षी, रुशिल व्हाट हैपेंड? रुशिल समझ नहीं आ रहा। सोनम, रिया, रितु, रितिका, रमिता, प्रीति, प्राकृति, चक्कर क्या है? आंसर क्यों नहीं आ रहे तुम्हारे? इतना तो डिफिकल्ट था नहीं, पढ़ा नहीं था, क्या दिक्कत क्या है ये बताओ? ये तो बन गया रोड मैप, दिक्कत क्या है? 6 बच्चे क्यों आंसर दे रहे हैं? जब पढ़ा सबने था, प्रॉब्लम क्या है? पढ़ नहीं पा रहे हो, स्कूल में ज्यादा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम बताओ, तो सॉल्यूशन आया ना उसका।
ऐसे तो नहीं चलेगा। 6 बच्चे थोड़ी पढ़ने आए क्लास में। बताओ भाई प्रॉब्लम क्या है, तब पढ़ेंगे आगे। बोलो, चैट में लिख दो, नहीं बोलना तो पोस्ट तो नहीं है किसी को। प्रॉब्लम क्या है? Why Tanya not answering properly? रुशिल आंसर नहीं कर रही। किंजल, पूजा, पूजा तो तुम तो बहुत ही आंसर करती थी, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती। करुणा, भूमिका, रमिता, बोलो। पेपर चल रहे हैं स्कूल में, पढ़ नहीं पा रहे हो? यस मैम। मैम क्लासेस भी नहीं लगाई थी चैप्टर की, सिर्फ पता भी लग रहा था कुछ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मैम पूजा। पूजा, कब से नहीं लगाई बेटा क्लासेस? मैम पीछे लगाई थोड़े दिन, अब तो लग रही है डेली, 2-3 दिन से लगा रही हूँ डेली। 2-3 दिन से बीच में से चैप्टर ज्वाइन करा है? यस मैम। ठीक है, अब कंटिन्यूस आएगी? यस मैम। तो अगली क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर लूँ आंसर आ जाएगा? यस मैम। ठीक है मैम, क्लास नहीं लगाई थी, चल एग्जाम चल रहे थे। श्रुति, एग्जाम चल रहे थे स्कूल के, बेटा खत्म हुए अब? यस मैम, हो गए खत्म। अब लगाएगी रेगुलर क्लासेस? यस मैम। तो मैं लगा लूँ? श्रुति और पूजा मुझे कल से आंसर देंगी, यस मैम। है ना? यस एटलीस्ट मैम। पार्टिसिपेट तो करो ना, गलत ही दो, पार्टिसिपेट करो। बाकी व्हाट हैपन? हर्षे, हाँ भाई हर्षे, सिर्फ बताऊं तुझे, बोल क्यों नहीं रही, क्या दिक्कत है? सुनिधि बेटा, किंजल, अंकिता, प्रिया, रुशिल। रुशिल, जिस दिन तू बीमार हुई थी उसके बाद से मुझे तेरे आंसर आने बंद हो गया बेटा, क्या हो गया? क्लास नहीं लगा पा रही? रमिता मैम, सिग्नल नहीं थे, क्लास ढंग से नहीं लगी। ईशा के वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, इस वजह से वो क्लास नहीं लगा पाई। ओके, अभी ठीक चल रहा है कि प्रैक्टिकल का ज्यादा हो गया काम? प्रैक्टिकल का काम ज्यादा हो गया है? यस, स्कूल से प्रैक्टिकल फाइल्स मिल रही है। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? रमिता। रमिता, तो स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल बनाने का टाइम नहीं मिल पाता क्या? नो मैम। बट ऐसे नहीं होता, क्लास में कभी तो कुछ फ्री पीरियड आता होगा जिसमें 1-2 शीट ले जाओ। तुम लेके जाते हो शीट्स बनाने के लिए? वो बुक मिलती है, हम वो लेके तो जाते हैं, फिर टाइम नहीं होता, सारी क्लासेस लग रही है अब। सारी क्लासेस लग रही है? यो मैम। दिक्कत की बात है। फिर ऐसे तो तुम बायो नहीं रिवाइज करो तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे हो, है? अभी कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद वो हो जाएगी ना कंप्लीट फाइल्स। कब तक होएगी? कब तक मैं एक्सपेक्ट करूंगी तो वापस आ जाएगी? 5 या 10 डेज में। 5 and 10 days में? तब तक तो खत्म हो जाएगा सारा। फिर बीच बीच में पढ़ लेंगे रिवाइज। बेटा क्लास वक्त तो रिवाइज कर ही सकते हो ना, इतना ज्यादा तो टॉपिक हो भी नहीं पाते 1 घंटे की क्लास में। अगर तुम टेक्निकली देखो 1 घंटे की क्लास में ज्यादा टॉपिक नहीं हो पाते। ये सारे टॉपिक हमने एक क्लास में करे हैं धीरे धीरे, है ना? तो क्लास वक्त तो रिवाइज कर लो। अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो एनसीईआरटी तो हम क्लास में ही कर रहे हैं, बस इतना कर लिया करो, जो नोट्स है क्लास के उसको दिखाया करो क्लास से पहले, तो तुमको कुछ तो याद रहेगा। क्लास से पहले नोट्स देख लिया करो, और एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन किया सिर्फ अंडरलाइन देख लिया करो। वो स्कूल में देख सकते हो ना, पूरा दिन स्कूल में तुम्हारी बुक तो होती है एनसीईआरटी की, तो एटलीस्ट उसको तो रिवाइज कर सकते हो। देखो ये रीजंस है, अब इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकती फाइल मत बनाओ, फाइल तो बनानी पड़ेगी तुम्हें, ये फैक्ट है ना, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन थिंग इज कि ऐसे तो तुम्हारा चैप्टर खराब हो जाएगा। देखो कितने सारे टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता है हर साल, ये इंटरेक्शन से हर साल, ठीक है। एज पिरामिड से क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो वही ये परमानेंट, ये जो है ना रेगुलेटर कन्फर्मर, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन दे देते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये जो बात करें, ग्रोथ मॉडल्स की बात करें, ग्रोथ मॉडल्स पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इस पर क्वेश्चन आने के। अगर हम बात करें एबायोटिक फैक्टर में, तो वो एक क्वेश्चन कंपैरेटिव डाल देते हैं। तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती ना ये टॉपिक छोड़ दो, ये तुम्हें करने पड़ेंगे एक हो गए। अब तुम एक साथ तो नहीं पढ़ पाओगे, 1-2 टॉपिक पढ़ लो। जैसे मेरे को आज रेस्पिरेशन पढ़ना था, मैं पूरा रेस्पिरेशन पढ़ नहीं पाई, मुझे करते कराते देर हो गई काम के साथ, रात को नींद भी सही से नहीं हुई थी, तो मैं सो गई और चक्कर में देर हो गई मुझे। तो आज मैं रेस्पिरेशन में क्या कर पाई, मैंने रिवाइज करा गायकोलिसिस और मैंने रिवाइज करा अभी क्रैब साइकिल, मैं सिर्फ 2 चीजें रिवाइज कर पाई। अब टेक्निकली तो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए था ना। अब क्लास के बाद तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे देगी, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। देखो सच्ची यही है, सबके आते हैं, सबका फेलियर आता है, मुझे नहीं पता नहीं आता किसी का, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ ठीक है। तो मेरा भी नहीं रिवाइज हुआ ना, अभी मेरा कितना सारा टॉपिक रहेगा उस चैप्टर का, और क्वेश्चन मैं एक भी नहीं लगा पाई, सो दैट इज अ फेलियर ऑन माय एंड। पर फिर ये नहीं है ना कि मैं कल
उस फेलियर को साथ लेके जाऊंगी। तो कल सुबह जब मैं उठूंगी, मैं सुबह शुरू से शुरुआत करूंगी। तो मैं कल जो मेरा टारगेट है कि मुझे हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ना है प्लांट का, तो मैं हार्मोन वाला चैप्टर ही पढ़ूंगी। फिर जब मेरे पास संडे आएगा ना, देन आई ट्राई कि मैं जो कवर अप कर सकती हूँ वो कवर अप कर सकूँ। ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाई सो आई मेक श्योर कि आगे का मेरा बैक ना लगे। देखो बैक की प्रॉब्लम ये है, हम बैक ठीक करते रहते हैं, आगे का खराब हो जाता है। राइट, अब तुम्हारे चैप्टर जिसका जैसा हो गया अब हो गया है, आने वाला चैप्टर मत खराब करना। ठीक है, पढ़ाने को तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्रैश कोर्स वाले मोड में है तो सब खत्म होता है, एक दिन हम साथ में बैठ के एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, एक ऐसा टाइम भी आएगा हमारा साथ में। माय पॉइंट इज कि जो भी तुम्हारा स्कूल का वर्क है वो तो आएगा, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। क्लास भी हर रोज 1 घंटे की तो लगेगी, सोल्यूशन इसका भी कुछ है नहीं। लेकिन अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट अपना क्लास का रिवाइज करो। अब देखो तुमने कुछ रिवाइज नहीं किया, 0 पे चले गए। अगर कल भी कुछ रिवाइज नहीं किया फिर 0, फिर कुछ रिवाइज नहीं किया फिर 0। अब 4 दिन के बाद जब तुम क्लास में आओगे तो तुम्हारा मोरल तो डाउन होगा ना। जब 4 बच्चे से मैं पूछूंगी म्यूचुअलिज्म क्या है, वो फट से आंसर देंगे और तुम कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुमको याद ही नहीं है। तो इससे हुआ क्या, इससे तुम्हारा मोरल डाउन हो गया। तो तुम खुद को डिमोटिवेट क्यों करते हो? तुम ही डिमोटिवेट हुए ना, है ना। और फिर जब बहुत टाइम के बाद मैं हफ्ते से देख लूँ, जब सारे बच्चे आंसर देना बंद कर देंगे, 6-7 बच्चे देंगे, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी कि ये क्या हो गया। इससे किसी को भी फायदा नहीं हो रहा ना, तुम्हारा मोरल भी जा रहा है, मेरा भी। क्या फायदा, मेरा मोरल तो फिर वापस आ जाएगा, तुम देखो तुम्हारे कैसे जाएगा। तो अगर तुमसे ज्यादा नहीं होता दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड, समटाइम्स नहीं हो पाता ऐसा, हर रोज नहीं चलेगा। जैसे उसने बोला ना मैम थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिकल का है, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। बेटा हाथ नीचे कर ले, अभी मेरा लेक्चर देने का टाइम है। तो दैट इज ट्रू, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक सब खराब होने से अच्छा है यू डू वन थिंग, आप जितना क्लास का हुआ है उसके सिर्फ नोट्स देख लो। अगर तुम हर रोज सिर्फ पढ़ाया जो मैं आज देखो 30 मिनट्स इसमें निकल गई क्योंकि ये रिवाइज करना था हमें। ठीक है, थोड़ा मैं और बोलूंगी तो हमारे 15-20 मिनट का लेक्चर बचेगा ना। 1 घंटे क्लास का दिक्कत ही ये है, 5 मिनट माइक का इशू। सो अगर 20 मिनट्स का टॉपिक तुम सिर्फ उसको देख लोगे, पीपीटी से अपने फोन पे भी देख लोगे ना, और एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन किया उसको भी सिर्फ अपने स्कूल में देख लोगे, दैट इज सफिशिएंट। तुम भूलोगे तो नहीं ना, कम से कम 0 से आने से तो अच्छा है ना थोड़ा प्रिपेयर हो क्यों। आज मैं पूरा रेस्पिरेशन छोड़ दी, उससे अच्छा ना मैंने 2 टॉपिक कर लिए, तो मुझे मदद हो जाएगी ना। समझ आई बात? तो मैं ये नहीं कह रही यार तुम स्लीपलेस हो जाओ, इंसोम्निक हो जाओ, परेशान हो जाओ, नहीं। लेकिन तुम कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बिल्ड होता है। तो मेरे को पता है कि मैं बेशक हर रोज पर चैप्टर नहीं कर पा रही अपनी जॉब के साथ या काम के साथ या 36 चीजों के साथ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करती रहूंगी। कि मुझे पता है कि वो थोड़ा थोड़ा करते हुए जब अक्टूबर ये सितंबर एंड आएगा, मेरा जो टारगेट है ना वो अचीव होने वाला हो जाएगा। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा थोड़े टाइम के बाद कि हाँ काफी हद तक मेरा हो गया है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस कोई और लाके नहीं दे सकता, आपको खुद ही जनरेट करना पड़ता है अपने एफर्ट्स से। सो अपने एफर्ट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। सो डोंट डू मच, नहीं हो पा रहा ठीक है, कुछ दिनों की बात है, 1 हफ्ते बाद कर लेना, लेकिन 1 हफ्ते तक बैठो मत। सिर्फ क्लास में जितना टॉपिक हुआ है उसको रीड कर लो, तो मैं प्रेजेंटेशन में भेज देती हूँ, उसको रीड कर लो, दैट्स इट। और एनसीईआरटी में जो अंडरलाइन है उसको स्कूल में रीड कर लो। मैं ये नहीं मान सकती कि पूरे स्कूल में सारे लेक्चर्स में तुम्हें इतना टाइम ना मिला हो कि तुम बुक खोल के एक टॉपिक की 4 अंडरलाइन लाइंस ना देख सको। देखो अगर तुम करना चाहोगे तो कर लोगे, हाँ करना नहीं चाहते तो बात अलग है, राइट। सो आई थिंक इतना टाइम सबको मिल जाएगा कि 4 अंडरलाइन लाइंस तो देख ही सकते हो, कि इतनी ही होती है हर पेज पे, इतना ही होता है जितना मैं तुम्हें कराती हूँ कॉलेज, राइट। यो मैं बेटा आई होप कल जब मैं पूछूं तो कम से कम इतना सन्नाटा ना हो, 4-6 बच्चे आंसर देंगे, वो भी मजा नहीं आता। इट्स लाइक कि आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आया, है ना। और फिर अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है, और कॉमन ही प्रॉब्लम है, देखो अब तुमने बताई क्लास में सबकी प्रॉब्लम यही है ना कि प्रैक्टिकल लोड बढ़ गया या एग्जाम बढ़ गया, घूम फिर के भी प्रॉब्लम्स होती है सबकी। लेकिन सॉल्यूशन भी तो निकालेंगे ना, जब बोलोगे नहीं तो आएगा कैसे। तो अगर प्रॉब्लम है तो बताया करो, तो उसको सॉल्यूशन भी निकालेंगे, लेकिन रुकना नहीं है। यही है, हर रोज थोड़ा जरूर पढ़ना है। तो सोचो तुम, अगर तुम सितंबर से हर रोज थोड़ी थोड़ी बायो पढ़ोगे, डू यू रियली थिंक कि मई में जाके जब पेपर आएगा, मई जून में जब भी है, हम लेके चलते हैं, अगर मई में पेपर आएगा तुम्हारा प्रिपेयर नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? थिंक हो सकता है ये? यार ये नहीं हो सकता। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई है 9 मंथ्स है, जिसमें से हम लोग मार्च निकाल देते हैं और फरवरी निकाल देते हैं, क्योंकि फरवरी स्टार्ट होकर खत्म पता नहीं कैसे हो जाता है, 2 महीने निकाल दूं, देन स्टिल यू हैव 7 मंथ्स। 7 मंथ्स के 15 दिन चले गए, चलो मैं इस महीने को भी अभी काउंट नहीं करती, तो तब भी तुम्हारे पास 6 महीने में, 6 महीने में नीट प्रिपेयर होता है, बिल्कुल होता है, और वो क्रैक भी होता है। क्योंकि 6 महीने में तुम्हारा पूरा का पूरा बायोलॉजी 12th का हो जाएगा,
और जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री है वो हाफ तक तो हो ही चुका होगा। तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री करनी भी 25% ही है, बायो 50% करनी है ना, तभी होगा ना 100%। बायो ज्यादा आती है। देखो तुम्हें 6 मंथ्स में जो 12th है वो रिवाइज करनी है और 11th पढ़नी है, हो जाएगी 6 मंथ्स में। इट्स नॉट ए बिग डील, कर लोगे, इतना ही बहुत होता है टाइम, इससे ज्यादा कितना पढ़ेगा इंसान। लेकिन अगर तुमने छोड़ दिया फिर नहीं हो पाएगा, तो छोड़ना नहीं है, समझ आई? यो मैम। When you have health concern, I understand। मैंने किसी को कहा भी नहीं पढ़ने के लिए। जब भाई बीमार हो, रिकवर करो, खाओ, सो, अच्छे से ठीक हो। बीमार होने पे तो बनता है सबका ब्रेक। मैं तो खुद पड़ी हुई थी, मैंने कहा आया, मैंने भी कहा पढ़ा पाई तुम्हें सही से ना, कैमरा बंद करके हो रहा था क्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके देखो चैप्टर कवर हो गए। सो कल प्लीज पढ़ना। ठीक है, तो अब हम करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में मैं आपको बहुत ब्रीफ सा कर देती हूँ। अगर मैं इस चैप्टर को बनाऊं, फ्लो चार्ट में इसका बनाऊं छोटू सा, तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें, सीरियसली कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको पता करना है कि हाँ जी न्यू बुक में नहीं है ये चैप्टर, आप पीडीएफ भेज दोगे इसका? हाँ भेज दूंगी। तभी मैं पूछ रही थी बेटा, आते ही पूछा था मैंने, न्यू बुक में है ये? आप लोगों ने बोला है, मैं कभी भी हूँ नहीं है। नहीं, न्यू बुक में आई थिंक ये नहीं है चैप्टर, लेकिन ना अभी तक हटा नहीं है ना नीट से, तो मैं पढ़ाऊंगी तो हूँ। और ऊपर से इसके जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतने जनरल है कि किसी में आ सकते हैं, तो इसको कर लेते हैं, मुश्किल भी नहीं है ये इतना। 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें मुश्किल से और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इशू में बेटा क्या पढ़ना है तुम्हें? मेनली पढ़ना है इन्वायरमेंट का इशू क्या है। ये जो इन्वायरमेंट इज, यस मैम। सब कुछ जो हमारे आसपास है, इसका इशू क्या है सबसे बड़ा? यस, देखा है, तुम्हें आता होगा ये, पॉल्यूशन ही इशू है। तो हमें करना क्या है? हमें कुछ नहीं पढ़ना, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन ही पढ़नी है, जैसे तुम बचपन से पढ़ रहे हो। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे एयर पॉल्यूशन, ये एयर कैसी गंदी हो रही है। ठीक है, उसके हम रीजंस पढ़ लेंगे। रीजंस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीजंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसको ठीक करने के क्या तरीके हैं। तो कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं टू क्लीन एयर, हाउ टू क्लीन एयर, किस एयर को साफ कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हम करेंगे केस स्टडी। इंटरेस्टिंग है यहाँ पे केस स्टडी। केस स्टडी पे क्वेश्चन आते हैं। केस स्टडी इज लाइक स्टोरीज, बहुत इजी है, रियल स्टोरीज है। आप लोग उन लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हो, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, कि कैसे उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है पॉल्यूशन से बचाने के लिए। तो दैट्स वेरी इजी पार्ट, उससे सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एयर पॉल्यूशन ही करेंगे, तो मैं ये चार्ट यहीं छोड़ रही हूँ, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसे बनाते जाएंगे, राइट, साथ में बनाएंगे। ओके, चलो एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, पर इसके साथ घड़ी सर, इसके साथ क्लॉक नहीं चलेगी ना स्क्रीन पे। चलो क्वेश्चन 1 और 2 तुम्हें जितना आता है उतना ट्राई, यू हैव 1 मिनट, स्टार्ट। क्वेश्चन देन थ्योरी, क्वेश्चन देन थ्योरी, जितना आता उतना ट्राई। पर ट्राई करना नहीं छोड़ना। ओके भूमिका, अब अच्छे से ठीक हो क्या आना। ओके हर्षी, अब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, अब अच्छे से एक्टिव रहना है ना। ईशा सिग्नल का कुछ करना, कुछ नहीं हुआ तो प्लीज इन्फॉर्म मी। गुड गुड रुशिल, रुशिल तबीयत ठीक है तेरी अब? रुशिल बिल्कुल चुप हो गई है भाई, क्या बात हो, मारपीट हो रही है क्या तुम्हारे साथ? है ताती क्यों नहीं, क्या हुआ बेटा? मुस्कान, जगदीश, गुड गुड, स्वाति गुड, प्रीति गुड, पायल, अंकिता, शगुन, आरुषि, रमिता। ओके, अरे 1 मिनट हो गया, सॉरी मैं भूल गया। 1 मिनट से 4 सेकंड ऊपर हो गए हो, बताओ। Which of the following is a secondary pollutant and a non-renewable exhaustible natural resource? इसको समझ लेते हैं। देखो प्राइमरी एंड सेकेंड, पॉल्यूटेंट क्या होता है? व्हाट इज अ पॉल्यूटेंट? जो पॉल्यूशन को काउज करता है। काउस करता है, काउस क्या हो गया? एक कहा इंग्लैंड से आ गई हमारी क्लास में, भाई ऐसे तो पॉल्यूटेंट क्या होता है? जो पॉल्यूशन को आज के बाद क्लास में क्या करता है वो? काउस, the things that cows पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन का क्या मतलब है? प्रदूषण।
वाह वाह वाह, अरे हिंदी साहित्य की छात्रा। अनडिजायरेबल चेंज इन एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हो, आप एयर की बात कर रही हो तो उसमें अनडिजायरेबल चेंज आ गया, पानी में अनडिजायरेबल चेंज। अब नहीं जाते हो ना, पानी गंदा हो, पानी गंदा कोई नहीं जाता भाई, कोई नहीं चाहता हवा गंदी हो जाए जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वो अनडिजायरेबल चेंज है ना। तो अनडिजायरेबल चेंज एनवायरनमेंट में आता है, उसको पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन करता कौन है? पॉल्यूशन काउज बाय पॉल्यूटेंट, ठीक है। सो अब पॉल्यूटेंट के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे वो, जैसे अभी पीछे के क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो वो पूछ लेते हैं पॉल्यूटेंट कैसे होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है जी, और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में फर्क क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट है कि जैसे गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है ये? बस है ये बस है, नहीं ये बस है, ये कौन सी गाड़ी? ऑडी, ये हमारी ऑडी। तो ऑडी से निकल रही है गैस, ठीक है, और इससे निकल रहा है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो क्या किया, जो तुम्हारी गाड़ी है उसने डायरेक्टली पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया और एयर को पॉल्यूट कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड अपने सोर्स से डायरेक्टली निकली ना, पॉल्यूटेंट, ध्यान से सुनना, रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, वो सीधा सोर्स से निकला और सोर्स से निकलते उसने क्या कर दिया? एंड काउस पॉल्यूशन, उसने काउस किया पॉल्यूशन, ठीक है जी। इसे कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कहते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं, हम सीधा जाके गंदगी मचाएंगे। अब आता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? वो अपने सोर्स से रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर रिलीज होने के बाद वो क्या करते हैं? दे रिएक्ट करते हैं, वो जाके रिएक्ट कर जाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट से। सो दे रिएक्ट विथ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, और अभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट के बाद साथ रिएक्ट करने के बाद एक नए टाइप के पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? अगर हम कह दें, हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक दूसरे के साथ दोस्ती करके एक नया टाइप का पॉल्यूटेंट बना रहे हैं, उसको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कह रहे हैं। जैसे दो विलन है, उन्होंने साथ में मिलकर अपनी शक्तियां कंबाइन कर लिया, अब वो सुपर विलन हो गए एक जैसे, ठीक है। तो दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। समझ आया? बेटा प्राइमरी पॉल्यूटेंट अपने सोर्स से निकला और पॉल्यूशन कर रहा है अकेले। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब है कि पहले वो अपने सोर्स से निकला, फिर दूसरे पॉल्यूटेंट के साथ कंबाइन हुआ और अब वो पॉल्यूशन कर रहा है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट अकेले काम करता है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब होता है दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलके एक नया पॉल्यूटेंट बना रहे हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो एक ढूंढना है, बाकी सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये निकलती है बर्निंग ऑफ कोल से। देखा होगा आपने, अगर सर्दियों में घर में अगर चारकोल जलता है, ठीक है, वैसे तो लकड़ी जलती है तब भी थोड़ा दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अगर उसमें कोला डला होता है तो दरवाजा खोलना होता है ना। अगर दरवाजा नहीं खोलोगे तो क्या होगा? निकल लोगे, सोते सोते निकल जाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, आपके हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर जाते हैं भाई साहब, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इंसान को पहले नींद आती है, ठीक है, बेहोश होता होता तो फिर सोते सोते निकल जाता है वो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग सर्दियों में बहुत कॉमन है, इंडिया में बहुत सारे घरों में होती है। लोग कोला जलाते हैं घर के अंदर, स्पेशली जो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे गर्म घर रखने का कोई सोर्स ही नहीं है, घर भी पक्के नहीं है, टीनों के घर है तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और इतने गर्म कपड़े भी नहीं है तो वो कोला घर पे जला लेते हैं, लेकिन दरवाजे बंद कर देते हैं। जिनको नॉलेज नहीं होती, दरवाजा बंद कर दिया तुमने, वेंटिलेशन नहीं रखी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। हर साल केस होता है इंडिया में, पूरी फैमिली। हाँ, हर साल का केस है। तो कोला बर्न करने से डायरेक्टली पॉल्यूटेंट निकला और उसने पॉल्यूशन करा, तो ये प्राइमरी होगा सेकेंडरी? प्राइमरी। बेटा कोला जलाया, जब कोला जलाया तो पहला पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड निकला और इसने सीधा जाके हार्म कर दिया, तो डायरेक्टली हार्म करा ना, प्राइमरी हुआ ना। हाँ, पूछ बेटा, पूछो। नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट का पहला एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली निकलती है, तुम्हारी नाक से भी निकल रही है नलायक, वो कहाँ किसी से मिलने जाती है? ऐसी निकल जाती है गाड़ियों से। इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायरेक्टली पॉल्यूशन करती है, दिस इज आल्सो अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड भी डायरेक्टली निकल जाती है कंबशन से,
ठीक है, ऑटोमोबाइल से ये भी निकलती है। तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो क्या बच्चा? O3 इज बेसिकली ओजोन। ओजोन। हाँ, O3 इज ओजोन। ओजोन किसके घरों से, किसके जलाने से ओजोन निकलती है बे? ओजोन क्या होती है? आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो होती है, वैसे मैं ओजोन का टॉपिक कराऊंगी, ठीक है। O2 आपके एनवायरनमेंट में है, उसके साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होती है और O3 बनती है। दिस हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये होता रहता है नेचर में। फिर सनलाइट क्या करती है? इस O3 को तोड़ देती है O2 एंड O में, फिर इनको दोबारा कंबाइन कर देती है O3 में। तो ओजोन बनती रहती है, टूटती रहती है, वो ठीक है। बनना टूटना बहुत क्विक है कि वो हमें हमेशा बनी हुई ही दिखती है। जहाँ पे वो दोबारा जुड़े ना, वहां पे पंगे होते हैं। तो दिस इज एन ओजोन, दिस इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखो, O2 के ऑक्सीजन के साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलने से O3 बना है। सो ये किसी केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहा है ना, फिर पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। ये पॉल्यूशन कॉज करता है जब ये नीचे वाली लेयर में होता है। जैसे आप बाहर खड़े हो घर के और ऊपर देखो, बिल्कुल ऊपर आपको क्या दिखेगा? स्काई। सनलाइट। अब इसको ऐसा समझ लो कि जितना दूर तक तुम देख पा रहे हो ना, एक नॉर्मल से वेदर में जब आपको सूरज चमक रहा है, जितना दूर तक तुम देख पा रहे हो, दैट इज ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर इज ए लेयर। जैसे अगर यहाँ खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पागल बच्ची यहाँ खड़ी कर देते हैं हम लोग, ऋषि लोग खड़ी करते हैं। ऋषि लगता नाराज है, बात नहीं कर रही, तो ऋषि यहाँ खड़ी है। तो ऋषि के पैरों से लेकर वो ऊपर जहां तक देख सकती है, रफ आइडिया दे रही हूँ मैं तुम्हें, जब जहां तक देख सकती है, इसको हम कहते हैं ट्रोफोस्फेयर। जो ओजोन होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर्स में होती है, इससे ऊपर वाली लेयर में। तो बेटा ट्रोफोस्फेयर में भी ओजोन बन जाती है, वो पॉल्यूशन कॉज करती है, तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ये ट्रोफोस्फेयर में नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेटोस्फेयर में होनी चाहिए। तो O3 इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्लियर है? यो मैम O3 कहाँ पे होती है? O3 होती है स्ट्रेटोस्फेयर, और एक होती है, दो होती है O3, एक अच्छी वाली, बुरी वाली। जो अच्छी वाली है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, बुरी वाली ट्रोफोस्फेयर में होती है। टेंशन मत ले, ओजोन के साथ कराऊंगी मैं, ठीक है। आजा, नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। होते हैं दो टाइप के, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचर के रिसोर्सेज होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये तो तुम्हें पता है, जिनको हम बार बार दोबारा नहीं कर सकते। बेटा हाथ खड़े करने का कल्चर चला गया क्या है? स्टार्ट हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। हाँ तान्या बता बेटा। मैम जिनको हम रीयूज कर सकते हैं वापस से। हाँ, जैसे कि मैम जैसे कि आइस को जब हम आइस वाटर में चेंज हो सकती है, मेल्ट होके, लेकिन हम उसको दोबारा फ्रीज करेंगे तो फिर से आइस बन जाएगा। अच्छा, ओ बड़ा खतरनाक एग्जांपल दिया बच्ची ने। और कोई एग्जांपल? मैम क्लोथ्स। क्लोथ्स? मैम एयर। बेटा हाँ, एयर इज एन एग्जांपल। बेटा जो तुम क्लोथ्स बोल रहे हो ना, दैट इज रिसाइकलिंग, दैट्स डिफरेंट थिंग, है ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो कंबस्टेबल नहीं, मतलब कि वो एग्जॉस्टेबल नहीं है, वो रहेंगे। एयर एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी, जितनी मर्जी कंज्यूम कर लो। तो एयर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। व्हाट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? कोल एंड पेट्रोलियम। यार एग्जांपल नहीं पूछ रही मैं, मीनिंग पूछ रही हूँ, हाथ खड़े करके। तान्या? मैम जो दोबारा रीयूज ना हो सके, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो मतलब खत्म हो जाते हैं यूज हाँ करने के बाद। हाँ, तेरा रिसाइकल के साथ बहुत कंफ्यूजन है। इसको ऐसे लिखो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है विच विल नॉट एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे, वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, जैसे कि एयर। नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन उसको खत्म करने में 50 साल भी नहीं लगते। तो अगर हमने फॉसिल फ्यूल खत्म कर लिया तो उनको नए बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो नहीं बन पाएंगे। तो नॉन रिन्यूएबल में डालते हैं हम उनको कि भाई वो रिन्यू नहीं हो सकते, अगर उनको हालातों पे छोड़े भी तो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब इसने क्या किया कि रिन्यूएबल तो है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, नो डाउट, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये एग्जॉस्टेबल भी है, इट कैन बी एग्जॉस्ट। मतलब अगर आपने रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल का मतलब है इफ ओवर यूज्ड, आपने इसको ओवर यूज कर लिया। जैसे फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, जो आप कोल एंड पेट्रोलियम कहते हो, फॉसिल फ्यूल एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी से बनते हैं, ठीक है। वो धरती के ऊपर धंसती चली जाती है, बिल्कुल नीचे फिर वो डेड बॉडीज फॉसिल फ्यूल बनाती है। इनको बनने में लग गया लगभग 10,000 साल। लेकिन मैंने धरती फाड़ के इनको निकाल लिया और यूज कर लिया। यूज कितने सालों में मैंने कर लिया? 50 ईयर्स में। एक चीज को बनने में 10,000 साल लगे और तुम उसको 50 सालों में यूज कर गए।
अब मुझे बताओ, अगर इस स्पीड से यूज करते रहोगे तो वैसे तो दोबारा से फॉसिल फ्यूल बन सकते हैं ना, हर जनरेशन में प्लांट और एनिमल बन रहे हैं, है ना, हर किसी की बॉडी जाके नीचे फॉसिल फ्यूल ही बना रही है धरती के अंदर। लेकिन इस केस में ये फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्ट हो सकता है ना, यो मैम। तो अगर मेकिंग इज फास्टर देन यूज, तो फिर हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स भी एग्जॉस्ट हो सकता है। तो नेचुरल रिसोर्स बताना है हमें, ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकता है। तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स कौन सा हो सकता है जो एग्जॉस्टेबल है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट हम लोग, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगेगा लेकिन उसे तबाह करने में बहुत कम समय लगेगा, सही। तो आंसर वुड बी डी। क्लियर है? यो मैम। राइट, चलो इसके साथ 2 टॉपिक। हाँ फॉरेस्ट, चौथो खत्म। ठीक है, अब देखो थोड़े से और एग्जाम्पल्स है। हाँ बेटा बोलो। कोयला क्यों नहीं होगा? कोयला, मैं वही सोच रही थी, तुम लोगों में से किसी ने पूछा कि नहीं कोयला क्यों, सिर्फ पेट्रोलियम क्यों नहीं पूछा? यस मैम। है ना, Yes, ma'am. खत्म। टेक्निकली दिस इज अ 2010 का क्वेश्चन है ना, तो कोल एंड पेट्रोलियम भी इसी के अंदर आने चाहिए थे, तभी तो किसी ने पूछा नहीं मुझसे। चलो किसी ने तो पूछा, कोल एंड पेट्रोलियम भी इसके अंदर आने चाहिए थे टेक्निकली। रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ये भी है। मैं इतनी देर से फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल दे रही हूँ तुमको। फॉसिल फ्यूल होते क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। बनते कैसे है तुमको पता है? लिविंग। यस कैसे बनते हैं बताना एक बच्चा। मोहित। मैम जैसे अच्छा बोल 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 बेटा, तू बोल, सॉरी। मैम जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है तो मतलब पेड़ वगैरह बढ़ जाता, वो हो जाते हैं मैम, जमीन में आ जाते, धस जाते हैं, उससे शायद बन जाता है। अर्थक्वेक से बनता है? मैम मतलब तबाही वगैरह, मतलब दवाई से जो भी बनता आते है? हैं। ऐसा नहीं है बेटा, टेक्निकली इसका आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है तो उसमें ये डी को ही कंसीडर करते हैं, तो इसमें इसका आंसर डी गया है। वैसे कोल पेट्रोलियम दोनों होगा। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, या तो ये एक ही होगा या फिर ए एंड बी दोनों का आंसर होगा, ऐसे दिया होगा। ठीक है, ओके मैम। नाउ जो तुम बोल रहे हो बेटा, जैसे धरती की लेयर है, अब अर्थ की लेयर पे कभी कोई ऑर्गेनिज्म रहते होंगे। हमने पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा है, हमने देखा है ना, उसमें प्लांट, एनिमल, एल्गी, फंगी सब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आए हैं। सम टाइम ये मरे भी तो होंगे, तो ये इनकी डेड बॉडीज है। फिर उसके ऊपर सॉइल कुछ हजारों सालों में दोबारा भी तो बनी। हम कहते हैं 1000 साल में सॉइल की एक पतली सी लेयर आ जाती है। ठीक है, फिर उसके ऊपर और नई जनरेशन आई होगी, सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, याद है आपको? फिर सॉइल की एक और लेयर आई होगी, है ना। फिर लेट्स से डायनासोर के टाइम पहुंच गए हम, जुरासिक टाइम में आ गए, ट्रायसिक में वो बर्बाद हो गए, लेकिन उनकी डेड बॉडीज धसी, उसके ऊपर फिर से मिट्टी की लेयर आई, है ना। लेट्स से हम सब यहाँ खड़े हैं बेटा, आप यहाँ खड़े हो, वो कितना बड़ा सर है तुम्हारा, है तुम्हारा स्कूल यहाँ है, तुम्हारा घर यहाँ है, ठीक है, तुम्हारी पूरी सोसाइटी यहाँ है, इसके ऊपर पेड़ है, इसके ऊपर पानी, इसके ऊपर सब कुछ है। इन सबका जो वजन है वो तो नीचे बढ़ रहा है ना। तो जब सबकी डेड बॉडीज पे, प्लांट और एनिमल की डेड बॉडीज पे जब ये वजन पड़ता है ना, तो ये हो जाते हैं कंडेंस, पास आ जाती है एक दूसरे के। ठीक है, होता क्या है, बॉडी किससे बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, मेनली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जब बहुत पास आ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं ना, तो डार्क कलर का मटेरियल बन जाता है, ये डार्क अमॉर्फस सा मटेरियल, इसको अपन कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम को वैसे अलग अलग भी कहते हैं, आप इसको ऐसे समझो कि प्लांट और एनिमल की डेड बॉडी से ये बने हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इनको हम बाहर निकालते हैं और इनको बर्न करते हैं। इनको थोड़ा सा भी बर्न करो ना तो बहुत एनर्जी क्रिएट होती है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। लेकिन इसको बनने में बहुत साल लगे, देखो कितना लंबा प्रोसेस है ये, लेकिन कंज्यूम बहुत जल्दी हो जाता है। समझ आया अब? यो मैम। ठीक है, यो मैम। ठीक है, देखो अब इसका 2 एग्जाम्पल लिखिए। प्राइमरी पेट्रोलियम, कार्बन डाइऑक्साइड जो डायरेक्टली गया है ऊपर, और एक और होता है जो ह्यूमन मेड है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने बनाया है। हमने ना रेफ्रिजरेटर बनाया ना जब, तो उसको ठंडा रखने के लिए गैस बनाई जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रीजर को वो ठंडा ठंडा रखती थी उस टाइम। तो जब भी तुम दरवाजा खोलते थे ना, थोड़ी सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर रिलीज होती थी और एटमॉस्फेयर में चली जाती थी। हमको पता नहीं चला दिक्कत क्या है। दिक्कत ये होगी कि ऊपर जाके उसने ओजोन तोड़ दी। ठीक है, समझ लो, ओजोन को ब्रेक करने स्टार्ट कर दिया उसने। तो अभी भी जब हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर है, वो नहीं जाती, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, ये हट नहीं रही है एनवायरनमेंट से, तो अभी भी ओजोन के साथ जाके रिएक्ट कर रही है। इट्स जस्ट दैट अब हम अपने फ्रिज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये परमानेंट डैमेज कर चुकी है ओजोन को। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, वो कि डायरेक्टली जाके इफेक्ट कर रही है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम आपसे पूछते हैं, दैट इज पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसकी फुल फॉर्म भी आती है और ये पूछ भी लेते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दिस इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, निट्रिक एसिड हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और ये दोनों हमारी क्या बनाते हैं, छोड़ो आगे बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एसिड रेन, एसिड रेन, ओजोन, O3 इज ओजोन, ओजोन और पैन साथ में मिलकर फोटोकेमिकल स्मोक भी बनाते हैं, तो फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑल्सो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, अब पैन की डिटेल, फोटोकेमिकल स्मोक की डिटेल हम पढ़ेंगे आगे चल के, हम पढ़ेंगे लंदन में क्या हुआ था, लंदन स्मोक आपने कभी सुना हो, सुना है ना, तो आगे जाके हम वो पढ़ेंगे। अभी के लिए एग्जांपल ले लो, क्यों, क्योंकि नीट आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको कितना पता है, वो ये पूछेगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो बता सकते हो ना। हाँ क्या हुआ बेटा, उसने बोला केमिस्ट्री में पढ़ा है ये फोटोकेमिकल। पढ़ा है, बहुत बढ़िया बात, अरे बहुत बढ़िया बात है, फोटोकेमिकल स्मोक, फिर तो तुम मुझे भी बता पाओगे, तुम मुझे ज्यादा बता पाओगे बेटा। चलो इतना लिख लिया एग्जांपल्स, यो मैम, है ना, ज्यादा तो मैम नहीं, फोटोकेमिकल वाला। लिख लिया, नो मैम। लिख लिया, तो इतना तो रिवाइज करके आ सकते हो ना, कल मैं पूछ लूं लिट्रिक एसिड क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, बता सकते हो ना। यो मैम, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पूछ लेती है, लिखा नहीं है पूछ लेगी, तो कल लिख के आना इसको, है ना, इतना रिवाइज कर लेना। चलो अब एक छोटू सा होमवर्क है, मुझे कुछ नहीं करना तुम्हें, मैं ज्यादा नहीं दे रही, बस डू वन थिंग, व्हाट इज एरिजोल। क्वेश्चन लिख, कैसे ढूंढ के आओगे, क्वेश्चन ढूंढ के आओगे तुम, व्हाट आर एरिजोल, ये मत ढूंढ के आना एरिजोल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, वो अलग चीज है। व्हाट आर एरिजोल, ये ढूंढ के आना आपको, ठीक है, इतना कर लेंगे। चलो कौन बच्चे करके आएंगे, कोई मुझे 3 बच्चे बता दो, हम हर रोज 3 बच्चों को होमवर्क देते हैं, अगर हर बच्चा अवेलेबल नहीं है तो जोन सा बच्चा अवेलेबल है उसको होमवर्क देंगे, ठीक है, वॉलंटेरियली होमवर्क ले लो। चलो पायल, विशाल एंड श्वेता, विशाल नाम से कौन है, तमन्ना ना। यस मैम। तो अच्छा ये तो छोटू सही है, एक काम करो पायल, कल एरिजोल का होमवर्क तुम करके आओगे, ओके। यो मैम, तो पायल होमवर्क करके आएगी, पायल क्लास में बताएगी, और पायल तो जो तुम लिख के भेजोगी ना मैं तुमको बता दूंगी, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर तुम भेज देना ग्रुप में, मतलब ग्रुप में डाल देंगे, तो सब उससे कॉपी कर लेना, ओके। यो मैम। तो अगर हर बच्चे को प्रॉब्लम है तो हम सब मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, बारी बारी होमवर्क करेंगे। अच्छा अब जाने से पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, स्टार्ट। 30 सेकंड है इसमें, तो वैसे ये करना है, ठीक है। ये उसी की बात कर रहे हैं जो अभी ये बोल रही थी कि एसिड रेन होती है ना, उसी की बात हो रही है, एसिड रेन इज इम्पोर्टेंट। अरे यो मैम। मोहित बेटा कहाँ चली गई, मैम एग्जाम्पल हाँ करा रही, ठीक है जी। सो आज हम अपनी क्लास को यहाँ एंड करते हैं, इसका आंसर है सी, ठीक है। कल हम देखेंगे कि एसिड रेन कैसे बनी, ताजमहल येलो येलो कलर का कैसे हो गया, और एसिड रेन का लॉस क्या है, इसके साथ हम देखेंगे रिसेंटली एसिड रेन कहाँ पर हुई है, ठीक है, कल इसको पढ़ेंगे। आंसर सी है, तो कल सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो अब किसी को कोई डाउट है, एरिजोल वाला जो आपने बोला ना, ये आज ही भेज देना है ग्रुप में कि कल भेजना है जब आप कल बताओगे? डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके भेजेंगे, ऐसे नहीं। तुम मेरे को पर्सनल